नमस्कार, धन निरंकार जी। स्वच्छता में ही अच्छी सेहत का राज छुपा हुआ है और अच्छी सेहत ही सफलता की पहली सीढ़ी है। स्वच्छता से ही सेहत हमारी, स्वच्छता एक जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी वर्षों से निभाती आ रही है सन निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण के तहत लगातार मानवता की सेवा कर रही है। तो स्वास्थ्य के तहत जहां देश भर में ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स, मोबाइल डिस्पेंसरीज आदि के माध्यम से ये सेवाएं की जाती हैं, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स, कॉलेजेस, वोकेशनल सेंटर्स, स्कॉलरशिप स्कीम्स आदि के द्वारा बेहतर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। और अगर हम बात करें सशक्तिकरण की, तो इसके तहत समय समय पर क्लीनलीनेस ड्राइव्स, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, यूथ एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ड्राइव्स और ऐसी ही अनेक गतिविधियां की जाती हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन है और हम सभी को पता है कि ये दिन जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से, जिन्होंने जीवन भर समाज सेवा के साथ साथ स्वच्छता पर भी बल दिया और उनका कहना था, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस घोषित किया गया, तो इनिशिएटिव लेते हुए सन निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने देश भर में सफाई की मुहिम छेड़ दी। यूं तो एसएनसीएफ द्वारा कई वर्षों से समय समय पर देश भर में सफाई अभियान चलाया जाता आ रहा है। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी दिल्ली के कई मॉन्यूमेंट्स जैसे लाल किला, कुतुब मीनार आदि भी शामिल रहे। और जब 2 अक्टूबर 2014 के दिन भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, तो एसएनसीएफ द्वारा किए जा रहे स्वच्छता के प्रयासों को और बल मिला और ये लड़ी निरंतर आगे बढ़ती गई। तो आइए देखते हैं 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के रेड फोर्ट सहित देश के कोने कोने में किस प्रकार से इस महान अभियान की शुरुआत हुई। वर्ष 2010 में बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा सन निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना हुई। समय के साथ साथ फाउंडेशन की सेवाओं का दायरा बढ़ता गया और फिर आया वर्ष 2015, जब स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत तत्कालीन रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु के अनुरोध पर एसएनसीएफ ने स्वच्छता अभियान में एक और कड़ी जोड़ते हुए देश भर के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर प्रत्येक महीना
स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक है, इस कथन के साथ सफाई की इस मुहिम का उद्घाटन किया। एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स और सेवा दल के हजारों हाथ इस महान अभियान में जुट गए और स्टेशनों का कोना कोना ऐसे साफ किया मानो जैसे अपना घर साफ कर रहे हो। तो आइए देखते हैं इस सेवा की एक झलक। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को एक विशाल स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया। ये प्रयास भारत सरकार के स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शुरू हुआ। भारत के रेल मंत्री माननीय श्री सुरेश प्रभु ने मिशन से जब इस सेवा में सहयोग का निवेदन किया तो इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार यात्रा प्रारंभ हुई स्वच्छ रेल अभियान की। इस अभियान की विधिवत शुरुआत हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जहां 2 अक्टूबर 2015 को एक विशेष कार्यक्रम में कई रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस अभियान को आशीर्वाद दिया। जो आज सफाई अभियान चल रहे हैं जगह जगह पर, तो यहाँ आज अभी इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर अभी कार्यक्रम हुआ, जहाँ पर रेलवेज़ के उच्च अधिकारी महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हुए, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में वॉलंटियर सेवा दल के और एसएन जो हमारी फाउंडेशन है निरंकारी फाउंडेशन चैरिटेबल और अनेकों कार्यकर्ता, जहाँ पर देश भर में 41, 42, 45 रेलवे स्टेशंस के ऊपर आज ही के दिन रेलवे स्टेशंस की सफाई कर रहे हैं, जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस हर महीने ऐसे ही स्टेशंस जो मार्क्ड हैं वहाँ पर अपना योगदान देंगे। और ऐसे ही लगन और इंथुजियाज़म देखकर बहुत खुशी हुई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं कि हम नागरिक हैं, हम औरों से उम्मीद करने के बजाय खुद अपने आप को उस मार्ग पर चलाएं। ये मिशन के तमाम सदस्य मानते हैं, इसीलिए आज उसी भाव से युक्त होकर यहाँ पर ये योगदान दिए जा रहे हैं। After the formal inauguration of this massive project with the blessings of His Holiness Nirankari Babaji, more than 20,000 volunteers of the Sant Nirankari Seva Dal and SNCF started cleaning the railway station premises, including the parking area, the platforms, the exit and entry points, and other miscellaneous areas. All the Sevadars performed the Seva selflessly without any ill feelings about the dirt and garbage that they were supposed to clean. The placards and boards carrying messages of a clean mind and clean society continued to inspire the passengers and visitors. This was seen as a very disciplined, noble and unique gesture by the railway authorities, including the railway minister, who tweeted and appreciated the efforts of the Nirankari Parivar. भारतीय रेल की ओर से हम बाबा जी हरदेव सिंह जी महाराज के पूज्य माताश्री के हार्दिक आभारी हैं, रेलवे के सभी कर्मियों की ओर से कि उन्होंने इस कार्य में हमको अपना आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। मेरा दिल्ली मंडल आज जो है बाबा जी ने यहाँ पर पधार कर और पूज्य माता जी ने आके हम सब लोगों को ब्लेस कर दिया। आज का दिन आपके सहयोग से एक ऐतिहासिक दिन होगा। यहाँ सफाई का एक नया अध्याय स्टेशन पे लिखा जाएगा। ये जो सोच है, अगर ये सब में आ जाए तो देश ही बदल जाए पूरा। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। सफाई तो ठीक है, हम भी करते हैं अपने आदमी से, और भी कोई कर सकता है, बट इसके जो मूल भावना है आपके काम करने की, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। इन स्टेशनों में शामिल हैं नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, मुंबई, वडोदरा, रायपुर, उदयपुर सिटी, जबलपुर, आगरा, नागपुर, पटना, वाराणसी व देश के अन्य कई रेलवे स्टेशन।
हमारा क्या है कि हम सेवा के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि बाबा जी ने हमारे को जैसे सिखलाई दी है कि सत्संग, सेवा, सिमरन तीनों चीज़ों में अपना निस्वार्थ सेवा करनी है। Yeah, I'm Taruna and I'm from East Delhi. I'm a banker by profession. Truly speaking, I'm feeling very happy, very blissful in fact to see this thing that we have done this cleanliness, and it is just because of the initiative which our Nirankari mission has taken, and it is voluntarily. I mean, nobody has forced us to do that, and in fact people over here who are seeing us cleaning this place, in fact they are also feeling very good and very happy seeing that people are taking initiative, people from corporates, people from doing their own businesses, they are coming here voluntarily doing this cleanliness drive even on the holiday. तो ये जो सी चीज़ें मैंने देखी है, मैंने इससे पहले कभी ऐसे देखा नहीं है ये ऐसा। और ये जैसे ये बाथरूम टॉयलेट में भी मैं अभी गया हूँ, जिस हिसाब से लोग हाथ से कर रहे हैं, ये तो अपनी सोच से भी परे, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। लेकिन हमें इनसे जागरूक होना चाहिए, हमें इनके साथ होना चाहिए, इनका हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका थैंक्स करना चाहिए रेलवे को भी, और साथ में आप आम आदमी को भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद अजहर अंसारी है और मैं सहारनपुर के लिए जा रहा हूँ। मैं अक्सर यहाँ से आता जाता रहता हूँ, लेकिन अक्सर मैंने ऐसी सफाई नहीं देखी। काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखकर, और ये सब आप लोगों की मेहनत है जो काफ़ी अच्छा हुआ। So far, what you've told me that you're doing, you're working on a campaign for the better cleanliness of India and in railway stations and other public spaces, and I think that's absolutely crucial and important, the work that you're doing to be a very nice and necessary one. फाउंडेशन को मेरी तरफ से और पूरे रेल परिवार की तरफ से धन्यवाद कि आपने सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान में बढ़ के पार्टिसिपेट किया है। शुरू में जब ये आइडिया हमारे सामने आया तो हमने सोचा किन किन को कहेंगे। हमने बहुत लंबी एक लिस्ट बनाई, सबसे प्रतिशत सबसे हमें रिस्पांस मिला, लेकिन आज मुझे आपके सामने ये कहने में खुशी हो रही है कि तो मोर देन 80%, ऑलमोस्ट 90% पार्टिसिपेशन जो है पूरे देश में वो सभी आप में सैनिटेशन के प्रति, साफ सफाई के प्रति आस्था कितनी है, और दूसरा एक समाज सेवा दूसरों के लिए करने की जो भावना है वो आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपका जो परिवार है उसमें फूट के भरी है। पर जिस भावना से, जिस आस्था से मैंने देखा सेवादार काम कर रहे हैं कि इट्स नॉट फॉर कोई अप्रिसिएशन मिलेगी, किसी से कोई अच्छा बोलेगा, ये जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो अंदर की भावना है, अंदर की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स सैनिटेशन, टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, वो दर्शाता है। जब हम जा रहे थे तो बाकी सब लोग और आगे पीछे देख रहे थे, लेकिन वो जो काम करने वाले आपके सेवादार थे वो आपके काम में मगन थे। जब हमने उनसे बात की तभी उन्होंने सर उठा के हमसे बात की। So your commitment to public service, your commitment to sanitation, to स्वच्छता comes from within. So इसके लिए आप सबका धन्यवाद। यूं तो सेवा का ये जज्बा किसी प्रशंसा का मोहताज नहीं, लेकिन रेल मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में एसएनसीएफ के इस महान कार्य की सराहना करते हुए बताया कि इस एक वर्ष रेल यात्रियों द्वारा स्वच्छता को लेकर की गई शिकायतों में पिछले वर्षों की तुलना में 20% की कमी पाई गई। रेलवे द्वारा स्वच्छता को लेकर एक ऑडिट कराया गया जिसमें अधिक स्वच्छ स्टेशनों को सम्मानित किया गया, जो कि एक खुशी की बात रही। साल 2016 में 2 अक्टूबर के दिन ही एनडीटीवी द्वारा स्वच्छता को लेकर एक महा क्लीनाथॉन बनेगा स्वच्छ इंडिया कैंपेन चलाया, जिसके तहत एसएनसीएफ द्वारा वाराणसी के 84 घाट, आगरा का ताजमहल, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के साथ देश भर के 50 रेलवे स्टेशनों की डीप क्लीनिंग की गई
और साथ ही देश के विभिन्न स्थानों व पार्कों की सफाई की गई, जिसकी देश के अनेक गणमान्य सज्जनों ने सराहना की। Let's move forward and watch some glimpses of this Mahacleanathon. Number of people here in the audience are with us. We have people cleaning up Juhu Beach right behind us. And it's a great pleasure to be joined now by the Railway Minister, Mr. Suresh Prabhu. Mr. Prabhu, thank you so much for being with us, sir. As you know, the railways play a very key role in terms of keeping cleanliness, hygiene, as well as making the ethos far better. So we have been working on a very big campaign, which we have said that Rail Bade, Desh Bade, Swachh Rail, Swachh Bharat. If you keep railways clean, the India could be clean because they are the icons of that particular city. So we have been working on this for a long time. I'm very happy to say it has shown tremendous improvement. We have launched a massive campaign. Right. I must say that there are several non-governmental organizations are now getting involved. I'll give one example. The Nirankaris, they keep coming month after month, week after week. Hundreds of them, volunteers wearing their own uniform, bringing their own material, and they do cleanliness with such a dedication as if they are doing a car seva. This is something which is very important. Right. And we are Mr. involved a Prabhu, lot of such organizations countrywide, and that's how we are successful in keeping clean. But my request, humble request to all the commuters of the country, please join hands with us. It is not possible that we can use one hand to make it unclean and we should another hand of the railways to make it clean. Why not you bring both the hands, work together to make sure that no uncleanliness and cleanliness is a pledge and a prayer that we'll do with both the hands. Thank you so much, sir. Thank you. Mr. Prabhu, thank you so much for joining us. And you mentioned the Sant Nirankari Charitable Foundation. I'm very happy to tell you that they've been working very closely in this entire campaign along with NDTV and RB and others. And today, in fact, they are organizing a cleanup in 47 railway stations today. 47 railway stations today they're going to be working to clean up. We'll be showing you the pictures during the course of the day, including CST, which is one of those 10 iconic locations. Ketki, when you talk about the railway tracks, one constant problem is the problem of rodents. And Mumbai is a city that gets so much rainfall. Rodents is anyways a problem. If you also look at how, September alone has seen 7 deaths in Mumbai just because of leptospirosis. So the rodents problem is a very real problem. Yes, we have to acknowledge that railways has seen a change as far as cleanliness is concerned. It has changed for the better. Welcome
Welcome back. This is NDTV Dettol Clean-a-thon, and we are here with Mr. Bachchan on Juhu Beach, where cleanup has been taking place since the morning. It's looking, now that the tide is receding, again I'm seeing a lot of muck there, so we have some very special guests coming in to join us right here. Bindya Chhabra, it's such a pleasure to have you with us, founder member of the Sant Nirankari Charitable Foundation. And Bindya, I actually want to start with you because one of the things that you've been doing is cleaning up those railway stations. And since the morning, you and your organization, how many railway stations have you actually worked in cleaning up since the morning today? First of all, I'd like to thank you for inviting us here and believing in us and making us your supporting partner. And since morning, it's more than 50 stations we are cleaning. And this more is than 50 railway stations in have been India. cleaned. Can we put your hand together for them, please? 50 railway stations already. Yes. And this we've been doing since 1 year, last 1 year. And for 1 year we had taken this campaign. And it was actually the ministry, Mr. Prabhu Ji had asked us, requested the foundation that we take up he gave a list of about 400 stations to us. And from that we selected just 47 first. And but today, because we had a request from so many other places that please clean up the other stations, and that's why it's more than 50 today. Yeah. More than 50 stations. And I can say about 60,000 volunteers today have worked. Yeah. They're given their 5 hours each, their man hours in it. Yes. Well, I'm sure Amit ji has a message for all the people who put in so much work. I just want to thank you for conceiving this concept, and also to all the people, all the workers. You say about 60,000. Today 60,000 में 60,000 लोग वॉलंटरीली काम कर रहे हैं इस अभियान में. उनको हम नमस्कार करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि और बहुत से लोग भी इनके साथ जुड़ेंगे. ये 60,000 नहीं, और भी 70, 80, 90 हज़ार लोग हो जाएं और काम करें इस अभियान की ओर. और उन्होंने कहा कि 50 स्टेशन, रेलवे स्टेशन को आपने स्वच्छ रखने का एक दृढ़ निश्चय किया है. तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका. You know, this sort of activism taking place, and that's what's really required. You need to have people taking it upon themselves. Yes, the government needs to do a bit, the media needs to do a bit, corporates need to do their bit, organizations like SNCF need to do their bit. That's when you will be able to actually have a positive change. मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और फिर ये कारवां बढ़ता भी गया. लोग जुड़ते गए जिन्होंने सराहना की, हौसला बढ़ाया और इस जागरूकता को फैलाने का माध्यम बने. वैसे तो हमारे समाज में सदियों से ही स्वच्छता को अहमियत दी गई है. हम सुनते भी हैं कि एक स्वच्छ तन में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है, और एक स्वस्थ मन ही बेहतर सोच सकता है. लेकिन कई बार जब हम स्वच्छता के प्रति बेपरवाह हो जाते हैं तो बुद्धिजीवियों, कर्मयोगियों तथा सरकारों द्वारा हमें जागरूक करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं. इन्हीं प्रयासों में SNCF भी अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी लगातार निभाती आ रही है. आइए देखते हैं वर्ष 2017, 2018 व 2019 में किस तरह सरकार के सहयोग से हमने फिर अपना योगदान दिया, चाहे वह स्वच्छता पखवाड़ा हो या फिर स्वच्छता ही सेवा अभियान हो. संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही लगन से और श्रद्धा से हमें उनके वॉलंटियर्स का सहयोग मिला. हम हर महीने के इंतज़ार करते थे कि कब सेकंड वीक का सैटरडे आएगा और हमें
SNCF का सहयोग मिलेगा। आपके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा और जो भी वॉलंटियर्स आए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ड्यूटी समझ के काम नहीं कर रहे थे। इनका जो समर्पण भाव है उसके कारण जो परिणाम दिखता है वो बहुत ही मतलब उच्च स्तर का होता है। आई एम नितांत वर्मा एंड आई एम अ मेडिकल ग्रेजुएट. I really think that this objective, the main objectives of this cleanliness drive, जहाँ हम एक तरफ हम वर्ल्ड को दिखा रहे हैं कि हाँ हमें अपनी सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को, आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है, बट ऑन द अदर हैंड द मेन एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट अ थॉट दैट रिफ्लेक्ट्स दैट हमें अपनी इनर सेल्फ को जब हम साफ़ करते हैं तो हमें उसको भी अपनी उसी डर्ट के साथ वहीं डिस्पोज ऑफ कर देना है जहां हम बाकी अपनी सराउंडिंग्स की डर्ट को करते हैं. हमें अपनी हेट्रेड, जेलसी एंड ऑल द इवल्स वी हैव टू डिस्पोज ऑफ एंड मेक आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड लीव अ क्लीनर वर्ल्ड एंड अ क्लीनर बीइंग. पहले बहुत गंदगी थी यहाँ, हाँ, आप आने से बहुत सफाई होगी. आपके आने के बाद में स्टेशन भी चमक गया. I'm Vikramjit Singh Kohli. I am into digital marketing. Well, this 1 year has been great for the mission, as our Sadhguru had always taught us that the youth of this mission should come forward and do seva. Hey, my name is Lucy. I'm originally from Germany. I'm living near Chennai. And I'm really impressed with all the effort I'm seeing today with the cleaning of the railway platform. So I think this is a really good thing. It's a good effort. That is already very impressive. And I think that's really important. India has come a long way. So that's a nice way to see that people are actually caring about this. संत निरंकारी जो चैरिटी फाउंडेशन है, उनके लोग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके वॉलंटियर है जो वो यहाँ पे आके अपना श्रमदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है. जैसे हमारा मोटो है SNCF का कि सर्विस विद ह्यूमिलिटी, कि सेवा भी करनी है, कि मानव की सेवा ही एक परमात्मा की सेवा है, प्रभु की सेवा है, तो सेवा भी करनी है लेकिन एक ह्यूमिलिटी के साथ करनी है. और ये बड़े मन लायक काम करते हैं और ऐसे सराहनीय कदम है इनका, बहुत अच्छा काम है. दोबारा से ये मौका मिला है यहाँ आज सेवा का. दातार कृपा करें, आप सब महात्मा की जो भावना है, जो सेवा है वो प्रवान करें और ये भक्ति जो हमारे झोले में आई है, ये भक्ति ऐसे ही हमारे झोले में रहे और आगे हम बढ़ते हुए कदम से कदम मिला के हम ये सेवाएं निभाएं. मैं रामवीर सिंह, स्टेशन निदेशक दिल्ली, ओल्ड दिल्ली स्टेशन. सदगुरु माता सुनीता जी के आशीर्वाद से और विद्या सिंह छाबड़ा जी के निर्देशन में और इस पुरानी दिल्ली स्टेशन पर पूरे स्टेशन पर यहाँ क्लीननेस, गार्डनिंग, प्रूनिंग और सफाई कार्यक्रम उनको दिया गया. उन्होंने बड़े लगन के साथ इस स्टेशन पर एक कार्य किया. हम संत निरंकारी फाउंडेशन ग्रुप जो इस लगन साथ काम करते हैं, हम उनके आभार व्यक्त करते हैं. मैं MK चौधरी, स्टेशन सुपरिटेंडेंट पुरानी दिल्ली. जितने भी स्वयंसेवक संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वयंसेवक हैं, सब सेवा भाव से जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. मेरा नाम विधि जैन और मैं मुरादाबाद से हूँ. मैं 10 दिन से गुजरात भ्रमण पर निकली हुई थी और वहाँ से देखती हुई आ रही हूँ सफाई अभियान चल रहा है और निरंकारी संत मिशन के लोग और चैरिटेबल फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं. हर एज, मैंने देखा स्पेशलिटी है कि हर एज, बच्चा, बूढ़ा, हर इंसान इसमें लगा हुआ है. Hey, I'm Ohad from Jerusalem, Israel. They were like super devoted to the mission. I was like so impressed. Hi, my name is Talia and I'm coming from Israel. We came here today to the old station in Delhi. I came with my partner. We are going to Jaipur. And we just arrived here and we saw all these beautiful people cleaning the station. I think it's amazing to see that they do this charity work. I felt very happy for Sant Nirankari Charitable. मेरा नाम हाजी मोहम्मद फारूक खान है. मैं अजमेर ज़िले से रहने वाला हूँ और अभी मैं मक्का मदीना से उम्रा करके यहाँ स्टेशन पे आके रुका था और बच्चों को देखा. सुबह से 7-8 बजे से जो है पहले सफाई करी और फिर झाड़ू से साफ़ किया और फिर पानी डाल के इसको पोछे से साफ़ कर रहे हैं. बहुत अच्छा लग रहा है और इससे इतना बेहतरीन लग रहा है कि बस कुछ कह नहीं सकते.
माशाल्लाह ये चीज़ जो है सेवा भावी काम जो है बड़ा दिल को घर कर गया। बच्चों ने जो है हमारे सामान को अपने हाथों से ऊपर उठा के रख के और पूरा सफाई वगैरह सारी सब कुछ की, हमें बहुत अच्छा लगा और ये वाकई आत्मा की शुद्धि का एक बहुत सराहनीय काम। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि समय एक सा नहीं रहता और देख भी रहे हैं कि आज समय बदल चुका है। कोविड-19 के चलते हम आजकल इस तरह सफाई अभियान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने मन में ठान लिया कि हमें समाज में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, वह कहाँ रुकते हैं। अगर हम स्वच्छता के प्रति अवेयर रहें तो अपने घर से ही कचरे को रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़ करके स्वच्छता के प्रति अपनी भागीदारी निभा सकते हैं और इसके अनेक लाभ उठा सकते हैं। यानी वो कहावत सुनी है, आम के आम और गुठलियों के दाम। कैसे? तो आइए सुनते हैं श्रीमती रंजू मिन्हास जी से, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। हमने पहले भी विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इनसे वेस्ट मैनेजमेंट पर कुछ जानकारी हासिल की थी, लेकिन आज विस्तार से हम इनसे सीखेंगे और अपनाएंगे कि कैसे घर से निकलने वाले कचरे को रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं। नमस्कार। इतिहास साक्षी है कि बदलते समय के साथ साथ मनुष्य अपने आप को बदलता आ रहा है। इस बदलते समय के साथ मनुष्य ने कुछ ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की हैं जिसकी कल्पना हमारी पुरानी पीढ़ियां सोच भी नहीं सकती थीं। हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया है और बार बार इस प्रकृति से हम लेते आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी नुकसान, एक और भी समस्या खड़ी हो गई जब हमने प्रकृति से अत्यधिक चीज़ों का निकास कर लिया। हमने प्रकृति से हमेशा कुछ ना कुछ लिया ही है, लेकिन प्रकृति को हम वापस कुछ ना दे पा रहे। आज पूरा विश्व, हर राष्ट्र ऐसे ही समस्याओं का सामना कर रहा है जिसको लेकर वह अत्यधिक गंभीर हैं। इनमें से एक समस्या है कचरा प्रबंधन की समस्या। भारत की ही बात लें और भारत के ही शहरों की बात करें तो तकरीबन हर घर में तकरीबन 800 से 900 ग्राम कचरा प्रतिदिन एक घर निकालता है। और अगर हम पूरे वर्ष की बात करें और एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 3 से 4 हज़ार किलोग्राम का कचरा एक वर्ष में एक घर देता है। रिपोर्ट ये कहती है कि इनमें से 90% कचरा जो है वो हमारे रसोई घर से आता है। इसलिए आज इस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है कि कैसे हम इस कचरे के प्रबंधन को ठीक कर सकें, इसको मैनेज कर सकें। वी हैव रंजू मिन्हास जी विद अस, who is a winner of Earth Hour Award for the year 2011 when it was launched by WWF World Wildlife Fund for the first time in India. आइए हम आज जानते हैं ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे एक आम आदमी अपने घर से निकले हुए कचरे को पूर्ण रूप से उपयोग में ला सकता है, जिसको हम कहते हैं फ्रॉम गार्बेज टू गोल्ड। नमस्कार रंजू जी, आपका स्वागत है। हमने बहुत बार इस शब्द की बात सुनी है, बहुत बार जगह जगह भी हम देखते हैं, टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर्स में वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं, सुनते हैं कि आज हर कोई व्यक्ति कचरा प्रबंधन की बात कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। घर से निकले हुए जो हमारा ग्रीन वेस्ट है उससे कंपोस्ट कैसे बनाई जा सकती है उसकी बात कर रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है और क्या ये एक आम आदमी एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे के अंदर इसको कर सकता है? जी, ये जो हमारी जर्नी थी ये हमारी 2009 से शुरू हुई
उसके पहले भी हम सोसाइटी में छोटे काम ऐसे पर्यावरण जागरूकता को लेके करते रहते थे। तो उसमें ये अर्थ आवर अवार्ड एक था हिंदुस्तान टाइम्स और WWF स्पॉन्सर्ड कि आप कोई एक्टिविटी करिए जिसमें ये एनवायरनमेंट रिलेटेड हो। तो वो एक्टिविटी हमने की, उनका कुछ अवार्ड था, तो वो उस अवार्ड में जो 3 सोसाइटीज़ में से एक हमारी सोसाइटी थी जिसको मिला। तो कहते हैं ना कि जब आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड देता है इट मीन्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी हमारा हम किचन में वेस्ट जिसको हम वेस्ट बोल रहे हैं, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेस्ट, इट इज़ अ रिसोर्स। जो आपके घर पे फल सब्जी जो भी आ रही है, आप ये देखिए कि वो कुदरती तौर से वो कुदरत ने उतनी उसमें पानी, ऊर्जा, न्यूट्रिएंट्स उतने ही लगे हैं जितने उसके अंदर फल जिसको हम अपने लिए यूज़ करते हैं, हम जिसको बोलते हैं हमने फ्रूट खा लिया, लेकिन जो उसके ऊपर का पील है और या शेल है, तो वो एक्चुअली कुछ भी जो अर्थ से आ रहा है, नथिंग इज़ वेस्ट। हम उसको सोचते हैं ये वेस्ट है, हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन कोई और प्राणी के लिए वो फूड है। तो उसको अगर जो भी परिवार में हमारे यहाँ जो भी आ रहा है किसान के यहाँ से या खेतों से आ रहा है, तो हम उसको एज अ वेस्ट परसीव ना करें और उसको हम ये सोचें कि उसको कैसे हम सही ढंग से प्रोसेस करके साइंटिफिकली और उसको हम वापस सॉइल में डालें प्योर फॉर्म में, क्योंकि कुछ भी आया प्योर आया हमारे तक, तो वो विथ टोटल प्योरिटी वापस जाना चाहिए अर्थ में। तो वो चीज़ हमें एक उसके ऊपर नॉलेज भी देनी है लोगों को और साइंटिफिक तरीके भी करने हैं। और लेकिन उसमें ये भी है कि मैं जो शहरी समस्या ये है कि लोगों के पास जगह नहीं है और फिर समझ भी नहीं है कि करना कैसे है। और कुछ ही पुराना माइंडसेट भी है कि जो खाद बनाने का प्रोसेस है वो सिर्फ खुली जगह में हो सकता है, गांव में हो सकता है, शहरों में नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए फिर हमारी रिसर्च थोड़ी शुरू हुई कि ये जो कंसर्न्स थे सिटीजन्स के कि जो कचरे की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा था, बिल्कुल जेन्युइन थे। कचरे से बदबू भी आती है, कचरे से मक्खियाँ भी आती हैं, और तो वो जो प्रोसेस समझना कि उसको हम कैसे साइंटिफिकली कैसे हम उसको निवारण उसका कर सकते हैं। सो आप इस पूरे प्रोसेस में यू आर अ फैसिलिटेटर। तो आप इतना एम्पावर्ड फील करते हो कि आपने एक पूरे प्रोसेस को देखा और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है कि दिस इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। कि फिर आपने उसी कंपोस्ट से पौधे भी लगाए, फिर वही चीज़ आपके वापस किचन में आई, फिर कंज्यूम हुई। सो इट इज़ वन साइकिल। और फिर ये भी इसमें सीख जाते हैं जब कोई भी परिवार ये करता है कि उसमें हर स्टेज पे अलग अलग तरह के जीव आते हैं। आपको छोटे छोटे मैगेट्स भी आएंगे, फिर थोड़े बड़े कीड़े भी आएंगे, फिर अगर उसमें वुडन वेस्ट है या जब खाद बन जाती है तो बीटल्स आ जाती हैं, माइक्रोब्स अपना काम करते हैं, फंगस भी आ जाता है। तो हर ये एक साइकिल है। तो और आपने उसको जब सही एक कंटेनर में प्रोसेस करने के लिए रख दिया, तो मैं नहीं मानती कि अगर ये सारी दिक्कतें हम ये हटा दें तो कोई परिवार इसको नहीं करना चाहेगा। और फिर उसी चीज़ से उनकी परिवार की हेल्थ भी मेंटेन हो गई, क्योंकि वो अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रहे हैं। ऑर्गेनिक पत्तेदार चीज़ें तो बहुत अच्छी होती हैं। अभी आने वाले सर्दियों में साग, पालक, साग, मूली, तो आप घर की जब उसको खाएं उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है, टोटली केमिकल फ्री। तो अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो क्या होगा, आपके डॉक्टर की विजिट्स कम होंगी। तो किसी भी गृहिणी को जब हम ये बोलते हैं कि आप इसको करिए, पहले क्वेश्चन आते हैं कि हम क्यों करें। पहले तो क्यों करें, तो उस क्यों का जवाब ये हो गया कि इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट योर फैमिली और आपका पैसा बचेगा इसमें। फिर कैसे करें ये भी इम्पॉर्टेंट है, उनको समझाना कि कैसे करें, कि दिस इज़ द साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट। एंड देन अल्टीमेटली क्या है कि इवन उसमें अब हम एक स्टेप और आगे आ गए इससे। एक तो सिर्फ हम बात करें कि हम कंपोस्ट बना रहे हैं, वी टॉक अबाउट माइक्रो मैनेजिंग ग्रीन वेस्ट।
माइक्रो मैनेजिंग जो, क्योंकि जो भी आ रहा है हमारी किचन में, फ्रूट्स भी आ रहे हैं, सब्जियां भी आ रही हैं, तो हर चीज़ का अपना अपना कुछ न्यूट्रिशन कंटेंट है और हर उसमें डिफरेंट कैसे हम उसको प्रोसेस करके, जैसे आप नींबू का अचार बनाते हो या मतलब अलग अलग चीज़ों का, तो उस चीज़ को हमने रीयूज़ करके, सो वी स्टार्टेड ऑल्सो मेकिंग एंजाइम्स, क्लीनर्स, नेचुरल क्लीनर्स उससे पूरे बन जाते हैं घर के। तो अगर किसी भी गृहिणी को ये बोला जाए कि आप इससे एक तो कंपोस्ट बना रहे हैं जिससे आप अपने घर में ऑर्गेनिक पौधे उगा सकते हैं, ऐसी 20-25 हर्ब्स हैं। अब ये भी बात आती है, बोलेंगे जी हमारे पास जगह नहीं है, वी डोंट हैव स्पेस, ठीक है, बिन तो लगा लिए, अब उगाएं कहाँ? सो वी हैव वर्टिकल ऑप्शंस, मतलब वर्टिकल गार्डन के ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर एक दीवार पे भी धूप आ रही है तो उस पर भी आप अपने घर के गुजारे लायक लगा सकते हो चीज़ें। सो इट इज़, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो पूरी वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस है, it is giving rise to like another industry, like lot of options are there for people to कि उसमें वो अपने रोज़गार के ज़रिए निकल रहे हैं। एक प्रश्न बार बार हमारे मन में आता है कि क्या हमें इसके लिए कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है, कोई कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस तरह की कोई चीज़ करी नहीं है। तो क्या ये वाकई इतना आसान है कि एक घर के अंदर एक हाउसवाइफ या कोई घर का एक छोटा बच्चा भी, कोई भी इस चीज़ को आसानी से कर सकता है, अपने घर का जो वेस्ट है इसको खाद में या कंपोस्ट में बदल सकता है? क्या ये इतना आसान है या इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? ये जो प्रोसेस है इसके लिए कुछ खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो विश्वास की ज़रूरत है कि जो एक हमारी पहली पीढ़ियाँ, हमारी दादी नानियाँ कुछ 4-5 डिकेड पहले ये प्रोसेसेस जो अपनाते थे, तो उनको कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। तो उन्हीं चीज़ों को दोबारा सीखने की ज़रूरत है और वो बहुत ही सिंपल तरीके हैं जो कोई भी कर सकता है। और जो ये हमारी रिसर्च है, जो हमने पिछले 4-5 साल में देखा कि एक अर्बन हाउस होल्ड उसको कैसे कर सकता है, तो उसमें एक साइंटिफिक माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये स्कूल के बच्चों में इस बात का समझाया जा सकता है कि क्या प्रोसेसेस हैं, ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको माइंड में रख के हम ऐसा कंटेनर डिज़ाइन करें कि घर में इजीली कंपोस्ट, कोई भी घर, गरीब परिवार हो, मिडिल क्लास, जगह की कमी हो, तब भी वो बना सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड करनी है कि हम जिसको वेस्ट बोल रहे हैं या कचरा बोल रहे हैं, जैविक कचरा, वो कचरा तो है ही नहीं, क्योंकि उसको बनाने में पूरे जो संसाधन, उसके पानी, ट्रांसपोर्टेशन, किसान की मेहनत, सौर ऊर्जा, न्यूट्रिएंट्स, तो जो चीज़ें आपके खाना जिसको आप फूड समझते हो उसके बनने में हैं, उतनी उस जो वेस्ट जिसको समझ रहे हो, छिलके हो गए, पील्स हो गए, तो आप उसको वेस्ट समझ रहे हो, वेस्ट तो है ही नहीं है। तो उसको, वो भी वैल्यूएबल है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने उसको प्रोसेस कैसे करना है। ये सीखने की ज़रूरत है और सिखाने की ज़रूरत है। सीखने सिखाने के बाद तब आती है, एक तो अपने अंदर फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं, हम जो इस प्रोसेस को करेंगे ये कारगर है और ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है, खुद के लिए और पर्यावरण के लिए। तो ये जब हम सब सीखेंगे, वो उस चीज़ को अपनाएंगे और अपने उसको यूज़ करेंगे अपने लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, तो हम ये समझेंगे कि ये बहुत ही इजी प्रोसेसेस हैं, सेफ़ हैं, केमिकल फ्री हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं है, खुद को नुकसान नहीं है, परिवार को नुकसान नहीं है, सभी का इसमें फ़ायदा है। तो ये हो जाएगा, लेकिन ये है कि नॉलेज शेयरिंग की बड़ी ज़रूरत है। नॉलेज शेयरिंग और फेथ को स्ट्रॉन्ग करना नहीं, और एक दृढ़ निश्चय करना कि हर परिवार को करना ही करना है। तो जिस दिन ये हर परिवार इस चीज़ में प्रण ले लेगा और ये मंशा अपनी दृढ़ कर लेगा कि मुझे इसमें काम करना है, तो वो दिन दूर नहीं है जब सब तरफ स्वच्छता होगी, पर्यावरण भी साफ़ होगा और हमारी जो सेहत है वो भी अच्छी होगी और सब खुशहाली होगी सब तरफ। इसका जो भी हमारा रसोई घर का जो कचरा जिसको समझते हैं, इसको प्रोसेस करना बहुत आसान है।
आप जो भी छिलके निकल रहे हैं उनके लिए अपना रसोई घर में काउंटर पे एक छोटा सा बर्तन रखोगे, तो जो भी आपका चाहे केले के छिलके या आलू के, प्याज के जो आप सब्जी काट रहे हैं उसके छिलके आप उसमें डालेंगे और उसमें शाम के टाइम आपको ऐसा कोई आपको एक कुकर, इसको मैं कंपोस्ट कुकर बोलती हूँ जो मैंने डिज़ाइन किया है, तो इस तरह का ऐसा कोई आपका एक कंटेनर होना चाहिए जिसको आप शाम को जाके उसमें डाल दोगे, क्योंकि आपने पृथ्वी के लिए खाना बनाना है। इसमें जब हम मिक्स करके डालेंगे जो भी हम नीचे से रसोई का वेस्ट लेके आए हैं, तो हम मसाले के साथ मिक्स करके इसमें डाल देंगे। आप इसमें देखो एक मैंने एक सेपरेटर दिया हुआ है, ढक्कन लगाया हुआ है, उसमें छेद किए हुए हैं, तो जो भी इसमें से गर्मी से पानी निकलेगा वो सब नीचे चला जाएगा, वो छन के नीचे जाएगा और उसके लिए एक हमने टैप दी हुई है ताकि आप उसमें से निकाल सको। और इधर हमने क्या दिया है, ये हवा की पाइप है। ये हवा की पाइप एल शेप्ड है, यहाँ से हवा जाती है। ये कपड़ा इसलिए लगाया है कि इसके अंदर हवा जाए लेकिन कोई भी मक्खी मच्छर अंदर ना जाए, तो ये हवा इसमें से जाके, और ये बीच में पाइप दी है हमने और बीच में हर पूरी पाइप में थ्रू आउट छेद है। तो ये अब हवा जो बनी निकलेगी कहाँ से, वो ऐसा है कि जैसे आप कुकर में भी धीरे धीरे स्टीम निकलती है तभी खाना पकता है, ऐसे इसमें हमने इतनी छेद दिए कि वो जो उसकी हवा है वो धीरे धीरे अंदर से गरमाई निकले। तो ये ऊपर कुछ छेद हमने दिए हैं, तो हमने पूरा बंद कर दिया और इसमें कोई कहीं से कुछ जाने की गुंजाइश नहीं है कि इसके अंदर कोई कीड़ा चला जाए, कुछ चला जाए। तो ये एक कुकर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये हम नीचे से वेस्ट लेके आए हैं, तो अब इसमें हमने मसाला डालना है। तो बर्तन तो हमने ले लिया, अब मसाला कैसे डालेंगे। ये हमारी है नारियल का बुरादा, ये नारियल का बुरादा है। हम इसमें 2-3 मुट्ठी डालेंगे और इसको जैसे खाने को मिक्स करते हो ऐसे ही आप इसको भी मिक्स कर दोगे। इसको अच्छे से कर दोगे, ये देखो अच्छे से कोट हो गया। तो इसमें जब इसमें जाएगा हवा से इसमें उमस पैदा होएगी और इसके अंदर का जो पानी है वो निकलेगा, वो नीचे छन के चला जाएगा। अब इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ का थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि इसके नीचे हम 4-5 मुट्ठी बुरादे की या नारियल बुरादा है, थोड़ा ड्राई हो गया, तो इसमें हम बेस में इसको थोड़ा सा बिछा देंगे। वो इसलिए कि जो हमारा पानी छनेगा वेस्ट में से वो थोड़ा सा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और स्पेशली बारिश के दिनों में थोड़ा हम इसको ड्राई डालते हैं। अब ये मैंने इसमें ऑलरेडी मिक्स कर दिया, देखिए जैसे आप अपने खाने में नमक मिर्च मिक्स करते हैं ऐसे ही आप इसमें ये मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये गीला हो गया मुँह, तो बस इसमें कुछ नहीं करना, हम इसमें डाल देंगे और फिर मॉइस्चर जो नमी है वो अपने आप उसमें से निकल आएगी। इसको हमने ढक देना है, कुछ नहीं करना, ये अपना ढक दिया हमने। और लेकिन ये ध्यान रखेंगे इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, 2 ईंटें लगा के उसके ऊपर रख लें और फिर 10 दिन बाद इसमें से थोड़ा पानी निकलेगा, उसको निकाल के पौधों में दे सकते हैं। तो ये तो मैंने कैसे शुरू करना है ये आपको समझाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, और ये डब्बे को आप धो के नीचे ले जाइए, नहीं तो ऐसे भी रखिए और फिर जो अगले दिन का वेस्ट है इसमें डाल सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जो ऑलरेडी हमारी खाद बन रही है। ये हमारी, ये देखिए खाद बन चुकी है। ये हमने देखिए कितनी काली है, और इसमें अगर आप छुएंगे इसका जो तापमान है वो 55 डिग्री होगा। अंदर जब थर्मामीटर डालते हैं तो वो उसका तापमान अगर है, और देखो कितनी भुरभुरी खाद है। इसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा कि हमने इसमें कौन सी सब्जी डाली थी, क्या डाला था। और ये अगर थोड़े बहुत इसमें ये हैं भी, ये रेशे बच गए हैं, ये फ़ायदा ही होता है क्योंकि इससे मिट्टी जो है थोड़ी हल्की रहती है। ये तो ये था। और
इसमें अभी हमने डाला था, अब ये हो गया है, ये देखिए आप, ये अभी बन रही है, ये हमने बंद करके रख दिया है, ये भी बन रही है। देखिए केले के छिलके कैसे काले पड़ गए हैं, तो इसमें भी थोड़ी आप हाथ लगाओगे तो उमस है, ये भी बन गई है। अब हम इसमें से थोड़ा सा देखते हैं कि क्या इसमें थोड़ा पानी निकल रहा है, नीचे से चेक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा, ये देखिए। तो ये ऐसे करके ये पानी इसमें से जो सब्जियों के अवशेष का जो उसमें से पानी निकलता है उमस के कारण, वो ये रहा। इसको आप पानी में मिला के अच्छे से निकाल के आप पौधों में डाल सकते हैं। और ये थर्मामीटर है इसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, तो इसमें अगर हम डालें तो इसका देखेंगे इतनी इसमें गर्माहट है, थोड़ी देर में इसका टेम्परेचर देखेंगे कम से कम ये 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें जैसे खाने को ढकते हो, इसको ढक के रखना है, इसका पानी निकालते रहना है और मसाला भी अच्छे से इसमें मिक्स करना है। जैसे हम बात करें कि पता तो लग गया, प्रोसेस भी पता लग गई, तो इसमें एक व्यक्ति का कितना खर्चा आ सकता है? कोई इन्वेस्टमेंट हो, कोई खर्चा हो जिसमें उसमें कुछ इक्विपमेंट्स परचेज़ करने हो, कुछ सामग्री खरीदनी हो, तो इसमें तकरीबन एक घर का कितना खर्चा आ सकता है इस पूरी प्रोसेस को निभाने में? इसको मतलब किचन वेस्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं कंपोस्ट के अंदर, तो कॉस्ट और कमर्शियल्स की बात करें तो जी, तो ये तो बात हम मानते हैं कि हर घर, गरीब घर है या मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, सभी के घर से रसोई का कचरा, जैविक कचरा निकल रहा है। तो ये भी बात आपने बिल्कुल सही बोली कि एक नॉर्मल परिवार इसमें शायद खर्चा नहीं करना चाहेगा, तो उसका भी बहुत आसान तरीका है कि जो आपके घर में बाल्टियां हैं, पुरानी बाल्टियां हो जाती हैं, पेंट की बाल्टियां निकल आती हैं, आप उससे भी बहुत आसानी से अपने लिए घर में एक कंपोस्ट बनाने का एक वो बना सकते हो वेसल। तो उसमें कुछ नहीं करना, आप 2 बकेट्स अगर लेते हो तो आप जो एक के अंदर दूसरी चले जाती है, तो जो अंदर वाली बकेट है उसमें आप कुछ छेद कर दो और वो आप उसको एक सेट बना लो। तो उसमें क्या होगा, जितना भी वेस्ट से पानी निकलेगा वो सारा नीचे वाली बकेट में इकट्ठा हो जाएगा। और लेकिन अब रही प्रोसेस की बात कि आपने उसमें मसाला डालना है, तो मसाला आप कोकोपीट, जो मैंने नारियल का बुरादा, एक तो मार्केट में मिलता है, नहीं तो बहुत दुकानों में जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके पास ये जो नारियल का ऊपर का निकलता है, मंदिरों में बहुत निकलता है, तो आप वो ले सकते हैं। बस उसमें मेहनत थोड़ी ये लगेगी आपकी कि उसको आपको थोड़ा सा उसको डिसइंटीग्रेट करना है और फिर आपको उसमें वेस्ट में मिक्स करना है। दूसरा ये कि लकड़ी का काम आए बहुत घरों में होता है, लकड़ कट रही होती है, लेकिन वो लकड़ प्रोसेस्ड ना हो, कि सनमाइका वगैरह वाली ना हो, और अगर वो एक नॉर्मल लकड़ है तो उसका जो बुरादा निकलता है, उसकी वुड शेविंग्स निकलती हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो प्रोसेस करने के लिए। चलो वो भी अगर आपको लग रहा है कि हमें कहीं से जाके लाना पड़ेगा, तो आप अपने आसपास देखिए, पर्यावरण में इतने पत्ते गिरते हैं, तो आप कोई भी एक बोरी ऐसी रख लीजिए, उसमें जो पत्ते इकट्ठे कर लीजिए, तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही चरमरा जाएंगे, सूख जाएंगे। तो आप वो वाले पत्ते उठा के उस अपने वेट वेस्ट में डाल के मिक्स करके डाल दीजिए। लेकिन हाँ, बाल्टी में डाल लें तो आपको उसमें थोड़ा सा लकड़ी से हिला दीजिए, किसी चीज़ से हिला दीजिए, फिर आप उसको ढक दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उसमें एरेशन आपको हाथ से करनी पड़ेगी, नहीं तो सबसे ऊपर ढक्कन के नीचे आप छोटे छोटे होल्स कर सकते हैं, उससे भी उसमें हवा का प्रभाव बन जाता है। तो एक ये सिंपल सेटअप है कि इसमें लोगों के घर में तो मुश्किल से अगर आपको बाल्टी, कोई पेंट बकेट खरीदने भी पड़ेगी, तो आप 150-200 रुपये में कोई भी यूनिट ऐसा सेटअप कर सकते हो। और जहाँ तक फिर आगे रही बात कि उसको यूज़ कैसे करना है, क्या जो हमारे घर में आटा आता है, चावल आते हैं, बोरियां आती हैं, तो उन बोरियों में आप उसमें भी आप कंपोस्ट बना सकते हो। जो उसका पानी निकल जाता है बाल्टी में, तो उसको आप, वो पानी भी एक स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, क्योंकि वो सारा फलों का सत्व है जो निकल के बाहर आता है। तो उसको आप 20 गुना और पानी में डाल के पौधों में दे दीजिए या अपने आसपास पार्क में गिरा दीजिए, तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है।
हम लोग रसोई के जो कचरा प्रबंधन है उसे केवल खाद ही नहीं बना सकते, और भी बहुत चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि ये बायो क्लीनर्स की मैंने बात की कि ये हमने बायो क्लीनर ये बना है, ये गुलाब का। तो जो आप पूजा में गुलाब के फूल चढ़ाते हो तो उसको फिर आप कैसे ताकि उसको कचरे में ना डालें, फेंके ना, तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें गुड़ और पानी का जब आप घोल मिला के उसको रखोगे कुछ समय के लिए तो वो एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट बन जाता है। इससे इवन जो आपके चमड़ी पे कई बार बरसातों में इन्फेक्शंस हो जाती हैं, आप उसको उससे धो के उसको पोंछ के उस पर नारियल का तेल लगा दो तो आपकी वो इन्फेक्शंस भी ठीक हो जाती हैं। आप इसको एज अ हैंड सैनिटाइज़र, इसमें मैंने इसलिए बॉटल में डाला है कि आप इसको ऐसे करके हाथ में लेके और इसको सैनिटाइज अपने हाथ, कोई भी हाथ में जर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाते हैं। आपके जो आपकी सब्जियां आती हैं उनको आप धो सकते हो। आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हो, ज़रा सा कॉटन में लेके आप अपने चेहरे की मैल इसमें से उतार सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ है क्लीनर। तो आपने उसको अच्छे ढंग से यूज़ भी कर लिया और कचरे में भी जाने से रोक लिया। और ऐसे ही ये अनानास का बनाया है। अनानास का तो ऐसा फल है, पाइनएप्पल, जो कि उसका जो छिलका होता है उसमें कांटे होते हैं, तो उसमें वो गाय भी नहीं खाती और पशु नहीं खाता उसको, तो वेस्ट होता है। तो जब कचरे में जाता है तो अलग उसका वेस्ट बनने की बजाय, और ताकि टॉक्सिक फ्यूम्स ना निकलें, गैसेस ना बने, तो आप उसको ऐसे एक बायो क्लीनर बना सकते हो। तो तरीका वही होता है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम छिलके और 100 ग्राम गुड़, बस आपने वो मिक्सचर बना के रख दिया और जो भी छिलके हैं इसमें डाल दिए। और देखो, आप जब भी आप मार्केट से अनानास खरीदते हो तो उसमें आप उनको बोलो जी आपने जो छिलके काटे हैं वो मुझे दे दो, आप फेंको मत। तो हम तो लोगों के और भी उठा लाते हैं छिलके। तो जो हमने एक स्टार्टअप शुरू किया तो वो एक ये स्मार्ट क्लीन हमने बनाया, ये मल्टीपर्पज़ क्लीनर बनाया। तो ये इन्हीं सब चीज़ों से बनाया। रोज़ का ऐसे ही, और गेंदे का है जो पेस्ट रिपेलेंट के काम आता है। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो एक व्यवसाय के तरह इसको लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो भी इस चीज़ को लोग बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, जब ये वो लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे कि हाँ हम तो ऐसे ही इसको फेंक रहे हैं, तो कोई चीज़ वो फल के साथ साथ ये बायो क्लीनर बना के भी पब्लिक में बेच सकते हैं कि आप जी 1 लीटर की हमसे ले जाओ, चलो 300 रुपये नहीं तो 100 रुपये की ले जाओ। तो उसमें भी आप कुछ नहीं, पानी यूज़ कर रहे हो और सिंपल एक गुड़ यूज़ कर रहे हो। तो ये कि बहुत बड़ी मुहिम है और इसमें सब जुड़ेंगे तो सबका ही फ़ायदा है इसमें। ये जैसे हम घर की सब्ज़ी बनाते हैं तो जो तो हमें चाहिए होता है वो तो हमने अपना बर्तन में ले लिया, कढ़ाई में या कुकर में। तो ये जो है ये छिलके हैं, जैसे ये खीरे का छिलका है, प्याज है, और अपना आलू का हो गया, केले का हो गया, तो मिक्स चाय पत्ती भी है बीच में। तो ये हमारे दिन भर में जो भी हम किचन में कुकिंग अपनी करते हैं तो जो उसके छिलके निकलते हैं वो हम ऐसे किसी बर्तन में अलग से उसको रखते रहेंगे और उसको ढक के रखेंगे। तो शाम तक जो भी आपका वेस्ट निकलता है आप उसको ऐसे ढक के रखोगे। और दूसरी तरफ क्या है कि कुछ जो मैंने अभी आपसे बात की कि फलों के छिलकों से हम बायो क्लीनर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये मैंने ये अनार के छिलकों का बनाया है। ये गुड़हल के फूल का है, देखो कितना सुंदर रंग है गुड़हल के फूल। और ये अपना मैंने बनाया है ये जो एलोवेरा है, तो ये एज अ फेस क्लीनर हम बना सकते हैं। तो ये मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं। और ये एक केला बहुत गल गया था तो हम गले हुए केले ज़्यादातर फेंक देते हैं, तो हम उसको फेंक के ना हम ऐसा बायोएंजाइम बना सकते हैं या बायो क्लीनर बोलें। तो ये जो हमारा वेस्ट है ये भी हमारा इसमें जा सकता है। तो ये हम जैसे छिलके इसमें डाल दिए, तो ऐसे करके हम ये जैसे अनार के छिलके हैं तो ये हम इसमें डाल देंगे ऐसे करके, जो भी वेस्ट, तो हम फ्रूट वेस्ट, ये बीच में एप्पल का भी है तो इसमें डाल देंगे। तो अगर, लेकिन एक ध्यान रखेंगे आप कि हम सिर्फ इसको प्लास्टिक के बॉटल में ही बनाएंगे या प्लास्टिक का कोई बड़ा कंटेनर हो 5 लीटर 20 लीटर का। और जब भी हम बनाएंगे तो उसमें जगह ज़रूर छोड़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी फर्मेंटेशन, थोड़ी गैसेस निकलती हैं तो वो फूल जाती है उससे कंटेनर, तो उसमें रिलीज़ करते रहना पड़ता है। तो ये पानी मैंने 2 लीटर की बॉटल में 1 लीटर पानी लिया, इसमें हम ये गुड़ डालेंगे।
तो गुड़ होता है 1 लीटर में 100 ग्राम गुड़ डालना होता है। तो ये आप अपना इसमें गुड़ डाल दीजिए, ठीक है। और ये अपना पूरा आप गुड़ डाल दीजिए इसमें, और ये सॉल्यूशन बन जाता है। और फिर बाकी हम इसमें 300 ग्राम छिलके डालेंगे। तो अंदाजे से घर में एक छोटी सी वेइंग स्केल रख लो, या अंदाज़ा हो जाता है कि इतने ग्राम हो गए। तो जब वो भर जाएगा तो आप इसको, क्योंकि कई बार हो सकता है एक टाइम में पूरे छिलके ना निकले, तो डेली के जो भी आपका वेस्ट निकल रहा है, नींबू के छिलके हो गए, आपके केले के, अनार के, सेब के, तो इसमें ये गुड़ है जो अपने आप घुल जाएगा, और इसको आप अपना साइड में रख देंगे। तो ये थोड़ी सी गैस बन जाती है, शायद इसमें बनी हो, ये देखिए आवाज़ आई होगी आपको। तो ये जो गैस है हमें निकालते रहना पड़ेगा। तो कांच के बर्तन में नहीं बनाना। अब ये देखो, ये मैंने कितने तरह के ये बना रही हूँ। ये जो केले से बनता है, ये पौधों पे छिड़काव करो तो बहुत मधुमक्खियाँ और ये तितलियाँ बहुत आती हैं, जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। और ये वैसे भी बहुत अच्छा, स्किन के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे ही एलोवेरा का सबको पता है कि एलोवेरा जो है बहुत यूज़फुल है, अपने मॉइस्चराइज करती है स्किन को, तो ऐसा क्लींजर बन जाता है। गुड़हल बालों के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो उसके यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर कभी इस पे एक अलग चर्चा हो जाएगी। और ये हमने बनाया है अनार का। अनार जो है अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे इस बायोएंजाइम का बता दूं कि ये कोई भी हो, बायोएंजाइम बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट बनता है। ये इसमें जब फाइनल 3 महीने के बाद, 3 महीने लगते हैं इसको तैयार होने में, आप अपनी कोई भी इसमें डेट लिख लीजिए जिस दिन आपका ये पूरा बनाया आपने, और फिर इसको बंद कर दीजिए। पर डेली आप थोड़ा सा खोलेंगे, गैस निकालेंगे, और तीसरे महीने तक ये पूरा तैयार हो जाएगा। छान के फिर आपको इस्तेमाल कीजिए। और मैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन का बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी वॉलंटियर्स हैं आज वो हमारे यहाँ तक आए, और ये देखने के लिए कि हम क्या पर्यावरण पे जो काम कर रहे हैं, और ये रसोई के कचरे का प्रबंधन, इस पे काम कर रहे हैं। इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट समझा, और बहुत पर्यावरण विषयों पे फाउंडेशन काम कर रही है, वो इस विषय को भी जन जन तक पहुँचाए, ताकि हमारी ये पर्यावरण को शुद्ध करने की जो मुहिम है उसमें हम कामयाब हों। धन्यवाद। फ्रॉम गार्बेज टू गोल्ड। अभी आपने देखा, हमारी थोड़ी सी हिम्मत और मेहनत से हम अपने घरों से निकलने वाले 90% कचरे को घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है और किफ़ायती भी है। आप सोचिए, आज जो कचरे के जगह जगह पहाड़ हैं, उसका केवल 10% ही सफाई कर्मचारियों को संभालना पड़ेगा। और यदि हम अपनी खरीदारी को लेकर और भी सजग हो जाएं, तो उससे भी कम कचरा घरों से बाहर आएगा। स्वच्छता के अभियान की कुछ झलकियां जो अभी आपने इस कार्यक्रम के जरिए देखी, वह समय समय पर अनेक अवसरों पर की जाती रही हैं। फिर चाहे वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो, या वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हो, 2 अक्टूबर हो या 23 फरवरी, ये कार्य चलते रहेंगे। स्वच्छता एक जिम्मेदारी है। इसको SNCF के वॉलंटियर्स बखूबी निभा रहे हैं, और सभी को एक जिम्मेदार नागरिक व जागरूक मानव होने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से यही प्रार्थना है कि आप हमें बल, बुद्धि और विवेक बख्शें, ताकि हम मानवता की सेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी ऐसे ही निभाते जाएं। धन निरंकार जी, आप सबका स्वागत है ये जो जूम मीटिंग में, और आई होप आप सबने बहुत इससे सीख भी ली होगी, और आपके आशीर्वाद भी चाहिए सारे वॉलंटियर्स को, सेवा दल को, जितने भी महात्मा आते हैं सेवा के लिए, बिकॉज आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं है जितने आपने काम देखे हैं। और साथ साथ ये जो सफाई के बारे में बताया गया, और मिसेस रंजू ने जो बताया, मेरे को पर्सनली ये बहुत ही बात पसंद आई कि किस प्रकार हम 90% जो कूड़ा घर में ही रख सकते हैं। जैसे बाबा जी भी फरमाते थे कि अगर कहीं पे भी हम विज़िट करते हैं, तो अगर हम जाते हैं तो जैसे हमको वो जगह मिली है, हमारी यही कोशिश हो कि उससे बेटर हम उसको छोड़ के आएँ, ना कि और गंदी करके आएँ। तो ये हमें एक जो जीवन मिला है,
ये ज़िंदगी है, हमने जीनी है, तो ये एक सुंदर चारों तरफ जो खुशबू फैला सकें, एक इंसानियत की भी खुशबू, और एक जो ये सफाई वाला जो ये बात है कि हमको सफाई भी रखनी है। और वो कैसे होती है, पहले हमने अपने घर से शुरू करनी है। कहते हैं कि अगर किसी और जगह की सफाई करनी है तो फर्स्ट अपना डोर स्टेप, जो अपना दरवाज़ा है, उसको साफ कीजिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो दरवाजे से जो कूड़ा निकले उसको बाहर फेंक देना है, उसको संभालना है और फिर आगे भी निकलना है। और जितने भी जो भी बुद्धिजीव होते हैं, महापुरुष होते हैं, ऐसे महान इंसान होते हैं, वो जानते हैं कि कितनी अहमियत है ज़िंदगी की। तो क्यों ना इस ज़िंदगी में जो एक मधुरता, एक स्वभाव में मधुरता, एक जो जैसे बाबा ने फरमाया था, बाबा हरदेव सिंह जी ने, कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक हैं। न मन में कोई प्रदूषण रखे, ना ईर्ष्या द्वेष रखें, ना ही प्रदूषण बाहर रहने दें जो हमारे स्वास्थ्य को जो हानि पहुंचाता है। तो ये एक व्यवस्था जो ये समय समय पर होती रहती हैं, जैसे अब ये कोविड का समय है, तो हमने कई चीज़ों में चेंजेस अपनी लाइफ में हम लेकर आए हैं। हमने बहुत तरीके ढूंढे, बच्चे आज घर से ही पढ़ रहे हैं और कई ऐसी बातें हैं जो हमने की हैं। तो इस मौके में ये जो समय है, लेकिन जो हमारा ध्यान जो होता है हमेशा परोपकार की तरफ ही रहता है कि कुछ ना कुछ हम जो है कुछ चेंज एक सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लेकर आए। तो उसके कारण यही सोचा कि इस प्रकार आपसे रूबरू हुआ जाए। और ये जो अभियान, इतने बड़े बड़े अभियान आप जी सब करते हैं मिलके, हज़ारों की जो गिनती में जाके कहीं सफाई इतने आपने देखे। और जैसे अभी रंजू जी ने भी बताया कि किस प्रकार हम जो कचरा है ओनली 10% अगर सोचा जाए तो 90% हम घर में ही संभाल सकते हैं। क्यों ना एक प्लेज लें आज और ये कोशिश करें कि हम ऐसे ही करेंगे। और एक तो ऑर्गेनिक फूड हम खाएंगे, स्वास्थ्य से ठीक रहेगा। और छोटे छोटे अगर पॉट्स में हम अपने छोटी छोटी अगर सब्जियां थोड़ी थोड़ी लगा लेते हैं तो एक घर के लिए वो इनफ होती है। और वही सब्जियां जब रॉट होके जब मैन्योर बनेगी वही उन सब्जियों में डालेंगे तो कितना ऑर्गेनिक, सेहत ठीक रहेगी। और सारे जो है और जब सेवाएं जो मौका आएगा हम बढ़ चढ़ के फिर आगे आके सेवाएं निभाएंगे। और मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ माता जी के चरणों में भी कि सबको स्वास्थ्य बख्शें, ऐसी एक जीवन बख्शें जो परोपकार में लगे और दूसरों के काम आए, क्योंकि यही जीवन का मकसद है और हमने सब ने मिलके यही करना है। थैंक यू जी, आप जी ने समय निकाला और आप जी ने ये जूम मीटिंग के लिए, आई होप ये बेनिफिशियल हो, इससे कुछ ना कुछ हम सब सीख सकें। धन्यवाद, धन्यवाद जी। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी सेवा दल और वॉलंटियर्स का जो इस मुहिम में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते आए हैं। और साथ ही आज के इस दिन इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।